हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ध्येय आईएएस का जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है उसका सेकेंड पार्ट सॉल्व कराने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करा दिया है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य कथन का चुनाव कीजिए। भागवत धर्म से संभागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य बेसनगर का गरुड़ स्तंभ माना जाता है। बिल्कुल सही। और ये बेसनगर का गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने की थी? हेलियोडोरस ने। और हेलियोडोरस किसका राजदूत था? ये हिंद यवन शासक इंडियालिकिट्स का राजदूत था, जो जो शुंग शासक भागभद्र के शासनकाल में भारत आया था। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही है। फिर सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बिल्कुल सही। अलवार संतों का संबंध वैष्णव धर्म से है। ये भी बिल्कुल सही। फ्रेंड्स, जो मध्यकाल में 7वीं 8वीं शताब्दी में जो धर्म सुधार आंदोलन हुए थे, उसकी शुरुआत संत जो थे अलवार संत और नयनार संत, दो प्रकार के ये संत थे, इन्होंने शुरुआत की थी। और ये अलवार और नयनार दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो अलवार थे वो वैष्णव धर्म से संबंधित थे, जबकि जो नयनार थे वो शैव धर्म से संबंधित थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में इन संतों ने की थी, उसको उत्तर भारत में जो रामानंद थे वो लाए थे। तो पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है। पहला कथन पढ़ते हैं। अंधेरे में एकाएक उजाले में जाने पर अंधेरे से एकाएक उजाले में जाने पर हमें चकाचौंध लगती है और साफ दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल सही। रोडोप्सिन चमकीली पिगमेंट का पूर्ण विघटन हो जाने पर ही कौन क्रियाशील होता है? फ्रेंड्स, हम लोग को मालूम है कि जो हमारी आँख में दो प्रकार के सेल्स पाए, पुतली जो रेटिना है उसमें दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक कोन पाया जाता है, एक रॉड पाया जाता है। दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। जो कोन होता है ये आपको उजाले में दिखाने में सक्षम बनाता है। अगर चकाचौंध रोशनी है तो हम कोन सेल्स की सहायता से देखते हैं, और अंधेरे में हम कैसे देख लेते हैं? रॉड सेल्स की सहायता से देख लेते हैं। तो ये जो हमारी रेटिना होती है, रेटिना के कोर में जो पाया जाता है ये कोन पाया जाता है, और पेरीफेरी पे किनारे किनारे ये रॉड सेल्स पाए जाते हैं। तो रॉड सेल्स में ये रोडोप्सिन चमकीली एक तरह की एक पिगमेंट पाई जाती हैं। जब हम अंधेरे से एकाएक चकाचौंध रोशनी में जाते हैं, तो फ्रेंड्स हम लोग को मालूम है कि जो ये रॉड सेल्स है ये आपकी चकाचौंध रोशनी में नहीं देख सकते इसकी सहायता से। तो इसके किनारे किनारे पे जो रोडोप्सिन पिगमेंट होता है इसका विघटन हो जाता है, और विघटन होने के बाद ये जो कोन सेल्स होते हैं ये एक्टिव होते हैं, और ये कोन सेल्स जो होते हैं हमें चकाचौंध में देखने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो इसलिए हमें तुरंत दिखाई नहीं देता है, इसको थोड़ा रोडोप्सिन पिगमेंट को खत्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए हमको अंधेरे से उजाले में देखने में, चकाचौंध रोशनी को देखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, साफ दिखाई नहीं देता है स्टार्टिंग में। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ए तथा आर दोनों सही है, तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। और फ्रेंड्स इसका एक और भी कारण होता है। अंधेरे में जो हमारी आँख की पुतली होती है वो बड़ी हो जाती है, और उजाले में जब जाती है तो फिर वो छोटी हो जाती है। इस कारण भी हम अचानक से अंधेरे से प्रकाश में जाते हैं तो तुरंत देख नहीं पाते हैं, देखने में थोड़ी कठिनाई होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो ये आपका कौन सा अभिलेख हो जाएगा? ये अशोक के द्वितीय अभिलेख, ये इससे तो है नहीं। अशोक के सोपरा ऐसा शिलालेख, ये भी गलत है। सोपारा शिलालेख, कलिंग शिलालेख, ये भी गलत है। रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख, ये सही है। रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध का निर्माण मिलता है। और ये सिंचाई का बांध कहाँ बनाया गया था?
ये आपका सुदर्शन झील पे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ये पुष्यगुप्त ये सिंचाई का बांध किस झील पे बनाया था, ये सुदर्शन झील पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता 1931 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इस समझौते में निहित राजनीतिक महत्व को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है? तो आपका है, इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को औपचारिक अंत किया। गलत। ये गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था, तो इसने क्या किया, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको औपचारिक रूप से खत्म नहीं किया, इसको क्या किया, ये निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, कुछ टाइम के लिए निलंबित कर दिया। तो ये गलत हो जाएगा। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने वाली एक वैध राजनीतिक इकाई के रूप में स्वीकार किया। बिल्कुल सही। जो गांधी इरविन समझौता था, इसमें इरविन जो वायसराय था उस समय का, उसने गांधी जी को कन्विंस किया कि आप द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लीजिए, क्योंकि प्रथम गोल सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लिया, ये गांधी इरविन समझौते के तहत। तो ये गांधी इरविन समझौता बताता है कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने कांग्रेस को एक वैध राजनीतिक इकाई के रूप में मान्यता दिया। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा दर्शाता है? ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित है? सही पूछा गया है। सार्थवा व्यापारियों के समूह का नेता, ये बिल्कुल सही। ये प्राचीन काल में जो सार्थवाद ये व्यापारियों का समूह के नेता होते थे, ये सही है। एरन अभिलेख, सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखी प्रमाण, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो सती प्रथा का जो प्रमाण मिलता है वो एरन अभिलेख से मिलता है। गुप्त काल में जो राज्य था वो प्रांतों में बटा था, तो इन प्रांतों को क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। तो भुक्ति गुप्त कालीन के प्रांत थे, ये भी सही है। तो सभी सुमिलित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन के तहत निम्नलिखित में से कौन से अनिवार्य प्रावधान हैं? फ्रेंड्स, हम लोग को मालूम है कि जो 73वां संविधान संशोधन था वो पंचायती राज से संबंधित था। तो ये इसमें क्या कहा गया था? त्रिस्तरीय प्रणाली, एक ग्रामीण स्तर पे पंचायत स्थापित की जाएगी, ब्लॉक पे, और एक तीसरा डिस्ट्रिक्ट स्तर पे। तो ये आपका त्रिस्तरीय प्रणाली की बात कही थी, ये बिल्कुल सही है। ग्राम सभा का गठन कहा था ग्राम स्तर पे। महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, ये 243 डी में पंचायत में महिलाओं को सीटों का आरक्षण का प्रावधान करता है। तो ये पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना, ये पंचायतों को वित्तीय अधिकार नहीं देता। स्थानीय निकाय में सांसदों का प्रतिनिधित्व, ये भी नहीं है। तो फिर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2, 3, ये ऑप्शन ए सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, सारे एग्जाम में ये सूफी संतों से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। सूफी संतों के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। शेख निजामुद्दीन औलिया फरीदुद्दीन गज ए शंकर बाबा फरीद के शिष्य थे, ये बिल्कुल सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे वो बाबा फरीद के शिष्य थे। भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है, बिल्कुल सही। अमीर खुसरो को भारत का सादी कहा जाता है, ये गलत है। जो अमीर हसन देहलवी थे, अमीर हसन देहलवी, इनको क्या कहा जाता है? भारत का सादी कहा जाता है, तो ये गलत हो गया। शेख नसरुद्दीन अहमद को चिराग ए देहलवी की पदवी प्राप्त है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो ये भी क्वेश्चन आरओ एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चिराग ए देहलवी किसको कहा जाता है? शेख नसरुद्दीन महमूद को। तो पूछा गया असत्य कथन, तो असत्य कथन आपका ऑप्शन सी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिम्फोइड ऊतक मानव शरीर में प्रवेश के बिंदुओं पर रोग जनकों को रोकने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित है और मानव शरीर में लिम्फोइड ऊतक का लगभग 50% हिस्सा बनाता है? तो फ्रेंड्स, आपका ये है म्यूकोसा संबंधी लिम्फोइड ऊतक, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पूछा
अकबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा समाप्त कर दी, बिल्कुल सही। अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, ये भी सही। फ्रेंड्स, अकबर के संबंध में ये जो डेट है, ये जो सन है कि किस सन में क्या समाप्त किया था, ये पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही। अकबर ने 1565 में घोड़ों को दागने की प्रथा समाप्त कर दी, गलत। ये समाप्त की, लेकिन फिर 1573 था, इसमें फिर इसने घोड़ों को दागने की प्रथा को शुरू कर दिया। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, तो 1 2 3 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानसिक आय का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये उपभोग की गई वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ये गलत है। वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि, ये सही है। जो वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, इसे मानसिक आय कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को वृद्धि रोधी हार्मोन के रूप में जाना जाता है? फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जैसे हमारे शरीर में, मानव शरीर में हार्मोन्स पाए जाते हैं, वैसे पौधों में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो उनमें कौन सा है, पूछा गया पौधों में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो वृद्धि को रोक देता है? तो ये आपका एब्सिसिक अम्ल होता है। जो एब्सिसिक अम्ल होता है, ये पौधों में वृद्धि को रोक देता है, और जो पत्ते झड़ने लगते हैं उनको भी ये रोकने का काम करता है। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये मिलान वाले क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस और आरओ में अक्सर पूछे जाते हैं। देखते हैं क्यों। टेरेलिन का उपयोग, जो एक ये बहुलक है, इसका कहाँ उपयोग किया जाता है, पूछ रहा है। टेरेलिन का जो उपयोग है वस्त्र उत्पादन में, वस्त्र उद्योग में किया जाता है। ये आपका ए का 4 सही है। तो आपका यहाँ ए भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है। फिर पॉलीप्रोपाइलीन, ये आपका ट्यूब बनाने में प्रयोग किया जाता है। बी का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी भी हमारा आंसर नहीं मिला, क्योंकि बी ए में भी है, बी में भी है। पॉलीस्टाइरीन, ये आपका टेलीविजन कैबिनेट बनाने में होता है। तो इसका सी का 1 हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन ए सही होगा। और पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये आपका केबल बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? यहाँ पर सत्य कथन पूछा गया है। अरबी पूरम आंदोलन 1888 में नारायण गुरु द्वारा शुरू किया गया, बिल्कुल सही। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा चलाया गया, ये भी सही। 1925 ईस्वी में जो दक्षिण भारत में जो इल्हावा कम्युनिटी के लोग थे, उन लोग पे बहुत अत्याचार होता था। औरतें जो थी ऊपर का वस्त्र नहीं पहन सकती थी। जो ये कम्युनिटी के लोग थे वो मेन रोड पे नहीं चल सकते थे, पगडंडी पे चलते थे। इस तरह का बहुत उन लोग के साथ भेदभाव किया जाता था। तो उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए ईवी रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। ये ऑप्शन, ये भी सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, भीमराव अंबेडकर ने तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना तो की थी, लेकिन ये 1920 में नहीं, ये 1924 में की थी। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 ईस्वी में केलप्पन द्वारा चलाया गया, ये भी सही है। तो पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी सही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दल बदल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दल बदल से उत्पन्न निर्भरता संबंधी प्रश्नों का निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है, बिल्कुल। अगर राज्यसभा या फिर लोकसभा में जब दल बदल संबंधी कोई भी विवाद होता है, कोई भी मामला आता है, तो उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट नहीं करता। उसका निर्णय जो लोकसभा या फिर राज्यसभा का जो सभापति और स्पीकर होता है, ये करते हैं। तो ये सदन का जो अध्यक्ष होता है वो उसका निर्णय करता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है।
अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता है और इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में ये अंतिम होता था, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन 1992 में किहोतो केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि अध्यक्ष का जो निर्णय है इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, तो आपका केवल एक सही है। फ्रेंड्स, यहाँ दल बदल के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं कि ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में संविधान में जोड़ा गया। ये ओरिजिनल संविधान में दल बदल संबंधी कोई प्रावधान नहीं था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में संविधान में जोड़ा गया तथा ये अनुसूची 10 में है। अनुसूची 10 में दल बदल संबंधी प्रावधान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ असत्य कथन पूछा गया है। मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। बिल्कुल सही, भारत ने 1949 में राष्ट्रमंडल को ज्वाइन किया, ये सही है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ये सही है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। फ्रेंड्स, ये भी सही है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। फ्रेंड्स, ये गलत है, क्योंकि 26 जनवरी को ये 26 जनवरी 1950 को तो हमारा संविधान लागू हुआ था। उसके 2 दिन पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। तो ये 26 जनवरी की जगह 24 जनवरी होना चाहिए। तो ये आपका गलत है। और पूछा कौन सा गया? गलत ऑप्शन ही पूछा गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैपिंग का क्वेश्चन है। अफ्रीका महाद्वीप में विभिन्न देशों के समूह में से किन देशों का समूह हिंद महासागर के तटीय राष्ट्र हैं? फ्रेंड्स, ये पूछा गया है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें जो कौन से ऐसे देश हैं जो तट, जो हिंद महासागर का जो तट है इससे लगे हुए हैं, इसे टच करते हैं। तो यहाँ दक्षिण अफ्रीका है, ये भी हिंद महासागर से लगा हुआ है। मोजाम्बिक है, ये भी हिंद महासागर से लगा हुआ है। तंजानिया है जो हिंद महासागर से लगा हुआ है। केन्या है, और यहाँ केन्या है जो हिंद महासागर से लगा हुआ है। तो आपका ऑप्शन में जो 4 देश दिए हैं चारों हिंद महासागर से लगे हुए हैं। और दक्षिण अफ्रीका तो लगा है, लेकिन जिम्बाब्वे आपका यहाँ एक लैंडलॉक कंट्री है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका, सोमालिया यहाँ केन्या के और ऊपर पड़ता है, उत्तर में पड़ता है। तो ये क्या बोलते हैं, ये तो तटीय देश है। मोजाम्बिक जो है ये आपका, ये भी तटीय है, लेकिन इथोपिया आपका यहाँ पड़ता है जो लैंडलॉक कंट्री है। तो ये भी गलत हो गया। दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, मलावी सब। फ्रेंड्स, मलावी जो है ये भी आपका, ये यहाँ पे है, ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है। तो ये भी आपका गलत हो गया, तो ऑप्शन ए आपका सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालाजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रोग लिस्मैनिया नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। बिल्कुल सही, ये आपका प्रोटोजोआ से फैलता है। बिल्कुल सही। और यह जो है क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। गलत, ये क्यूलेक्स मच्छर के नहीं बल्कि बालू मक्खी के द्वारा फैलता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका पूछा क्या गया है, कौन सा सही कथन का चयन करें? तो आपका ऑप्शन केवल एक हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन कारण वाले क्वेश्चन है, देखते हैं। लॉर्ड लैंसडाउन ने अग्रगामी विदेश नीति अपनाई। गलत। फ्रेंड्स, लैंसडाउन ने नहीं, लॉर्ड कर्जन ने, जो लॉर्ड कर्जन था वो अग्रगामी विदेश नीति को अपनाया था। तो ये आपका गलत हो गया। इस नीति को अपनाने का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा करना था। बिल्कुल सही। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला गलत, ए गलत है परंतु आर सही है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ए गलत है परंतु आर सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया कौन सा बेमेल है, अर्थात कौन सा असत्य है। फराजी आंदोलन।
फ्रेंड्स फरायजी आंदोलन जो 1804 में हुआ था, और इसके नेतृत्व करता थे सदायतुल्ला। सदायतुल्ला और फिर इनके बाद कौन सा आ गए, दूदू मियाँ। अगर कभी कभी इसके नेतृत्वकर्ता का भी नाम पूछता है तो सदायतुल्ला और दूदू मियाँ इसके नेतृत्वकर्ता थे। अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन किसने चलाया था, मिर्जा गुलाब अहमद। मिर्जा गुलाब अहमद, जो मिर्जा गुलाब अहमद थे 1889 में ये जो अहमदिया आंदोलन चलाए थे। अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था, लेकिन ये 1870 में नहीं 1875 में चलाया था। और जो दार उल उलूम देवबंद आंदोलन था वो 1866 में चलाया गया था। इसको मोहम्मद ननौतवी और राशिद अहमद ने चलाया था। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा पूछा है, बीमेल है, तो आपका ये सी बीमेल है, क्योंकि ये भी सही है। यही एक जो गलत है, जो 1875 होना चाहिए, यहाँ पे 1870 दिया है। फिर फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्तव में भारत में ब्रिटिश शक्ति का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से होता है। बिल्कुल सही फ्रेंड, जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेजों जिसका नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहा था, उसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मिर्जाफर के साथ षड्यंत्र करके युद्ध जीता था। तो देखा जाए तो ये अंग्रेजों की वास्तविक जीत नहीं थी, लेकिन जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, इसमें अंग्रेजों ने जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, उन्होंने भारतीय त्रिसत्ता त्रिगुट, जिसमें था अवध का नवाब शुजाउद्दौला और जो बंगाल का भूतपूर्व सेनापति था मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की जो संयुक्त सेना थी उनको अंग्रेजों ने पराजित किया। तो देखा जाए तो बक्सर का जो युद्ध था ये निर्णायक युद्ध था, जिसमें अंग्रेजों ने अपनी वास्तविक सत्ता को भारत में स्थापित किया। तो ये बिल्कुल सही है। इस युद्ध में बंगाल पर कंपनी के शासन को पूर्ण रूप से लागू कर दिया, बिल्कुल सही है, इसकी व्याख्या भी करता है। तो आपका सही कौन सा हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पर विचार करें, कानपुर षड्यंत्र के फ्रेंड्स ये आपका हुआ था 1924 में। मेरठ षड्यंत्र केस ये आपका हुआ था 1929 में, 28-29 में हुआ था। और पेशावर का जो षड्यंत्र था ये आपका 1922-23 में हुआ था। तो आपका अगर सही कालानुक्रम में देखा जाए तो कालक्रम में पहले कौन सा आएगा, पेशावर का षड्यंत्र। तीसरा कहाँ है, पहले पे है, एक ही ऑप्शन में, तो यही सही हो जाएगा, पेशावर का युद्ध। फिर उसके बाद आपका आएगा कानपुर का षड्यंत्र, फिर उसके बाद आ जाएगा मेरठ का षड्यंत्र, ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु था। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने यहाँ हुए आंदोलन का वर्णन करते हुए कहा कि धरसना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तो फ्रेंड्स पूछा गया ये धरसना कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है बम्बई के महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बम्बई में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है। तो फ्रेंड्स ये हम लोग को मालूम है कि राष्ट्रपति की आपातकाल में राज्यों के निर्देश देने की शक्ति, ये आपका नहीं है, ये गलत हो जाएगा। संविधान लागू होने की प्रक्रिया, ये भी गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों का प्रभाव, ये आपका सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स हम लोग को मालूम है कि जो आपातकाल लगते हैं वो भारत में आपातकाल लगता है वो 3 आधारों पे लगता है। एक आपका लगता है बाह्य आक्रमण या युद्ध। जो बाह्य आक्रमण और युद्ध है ये आर्टिकल 358, जब बाह्य आक्रमण और युद्ध होता है तो 358 के अंतर्गत क्या होता है, 358 के अंतर्गत हमारे देश में इमरजेंसी लगती है। और फिर जब ये
युद्ध, तीसरा आधार क्या है, आंतरिक विद्रोह। फ्रेंड्स ये जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें आंतरिक विद्रोह था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो आंतरिक विद्रोह है इसको सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। तो अब पूछा जाए कि किन आधारों पे इमरजेंसी लगती है, तो आपका ये राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह। पहले ये आंतरिक विद्रोह था लेकिन अब उसको हटा के सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। तो जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगता है, जो 1975 में लगा था भारत में, तो वो आर्टिकल 359 के आधार पे लगता है। जब भारत में आपातकाल आर्टिकल 358 के आधार पे लगता है, तब जो हमें जो मौलिक अधिकार आर्टिकल 19 के तहत प्राप्त होते हैं, आर्टिकल 19 के तहत हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ये 6 मौलिक अधिकार अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाते हैं, हमें वो अधिकार से वंचित कर दिया जाता है जब आपातकाल 358 के आधार पर लगता है। लेकिन जब आपातकाल 359 के आधार पर लगता है, यानी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगता है, तो उस राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो अनुच्छेद जो 20 और 21 है उसको छोड़कर और भी जितने मौलिक अधिकार हैं, या फिर आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार हैं उसको समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति नोटिफिकेशन देते हैं। राष्ट्रपति के नोटिफाई करने के बाद जो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो हमें अधिकार प्राप्त हैं वो समाप्त होते हैं। तो आर्टिकल 358 और 359 किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों पर प्रभाव से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फ्रेंड्स मिलान वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। जजाऊ का युद्ध। फ्रेंड्स 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हो गया। तो वो जो उत्तराधिकार का युद्ध है वो जजाऊ का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये हुआ था 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई। करनाल का युद्ध ये हुआ था 1739 में, जिसमें हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। अंबुर का युद्ध हुआ था 1749 में, और चमकौर का युद्ध हुआ था 1705 में। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए का 2, बी का 4, सी का 3। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण एवं शहरी लिंगानुपात क्रमशः है। तो फ्रेंड्स जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो आपका 1947 है, और जो शहरी लिंगानुपात है वो 1929 है। अब फ्रेंड्स हम लोग हमारे भारत का जो ओवरऑल लिंगानुपात है वो आपका 943 है, लेकिन जो अब ये ओवरऑल है, लेकिन जब ग्रामीण पूछा जाए तो 947 हो जाएगा और शहरी 929 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप वर्ष 2003 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय लाभकारी संगठन है। फ्रेंड्स ये गलत दे दिया है, ये जो है अंतरराष्ट्रीय लाभकारी संगठन नहीं है, ये गैर लाभकारी संगठन, ये एक तरह का एनजीओ है। तो गैर लाभकारी संगठन होना चाहिए, न कि लाभकारी। तो ये गलत हो जाएगा। इस संगठन का उद्देश्य जलवायु कार्यवाही को तीव्र करने के साथ साथ ऊर्जा दक्षता सुधारों को मापना और रिपोर्ट करना है। बिल्कुल सही। तो कौन सा कथन सही है, ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ की कार्यपालिका में शामिल है। फ्रेंड्स भाग 5 है वो संघ की कार्यपालिका, जितने संघ जो सरकार है यानी केंद्रीय सरकार है उसमें जितने मेंबर होते हैं, एक तरह से देखा जाए जितने घटक होते हैं कार्यपालिका के, एग्जीक्यूटिव के, वो क्या किए गए हैं, भाग 5 में सम्मिलित किए गए। और भाग 6 में क्या किए गए हैं, राज्य की जो कार्यपालिका है उसको सम्मिलित किया गया है। तो पूछ रहा है कि भाग 5 में कार्यपालिका का वर्णन जो किया गया उसमें कौन कौन शामिल है। तो राष्ट्रपति भी शामिल है, उपराष्ट्रपति भी शामिल है, प्रधानमंत्री भी शामिल है, महान्यायवादी भी शामिल है। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के 3 विभिन्न रूप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शामिल है। उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। बिल्कुल सही। जो हमें प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की
की बात की गई है। तो ये जो है वो मौलिक अधिकार और क्या बोलते हैं कि नीति निर्देशक तत्व दोनों के माध्यम से इसकी सुरक्षा दी जाती है, इसको लागू किया जाता है एक प्रकार से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इन तत्वों को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था। गलत, ये 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी उससे लिया गया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है ये रूसी क्रांति यानी रूस से लिया गया है। और जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का प्रावधान है वो फ्रांस से लिया गया है। तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पूछा गया कौन सा कथन सही है? केवल एक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किन किन में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? फ्रेंड्स, जो जनजातीय राज्य होते हैं उनमें से कुछ राज्यों से लोकसभा में जनजातियों के लिए सीट को आरक्षित किया जा रहा है। तो पूछता है कि इन राज्यों में कौन ऐसे राज्य जिनमें जनजातियों के लिए सीट आरक्षित नहीं की गई है लोकसभा में? तो केरल से लोकसभा में जनजातियों के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। हरियाणा से भी आरक्षित नहीं है, अरुणाचल प्रदेश से भी आरक्षित नहीं है, सिक्किम से भी नहीं आरक्षित है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 3वीं अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। निम्न में से किसके शपथ का उल्लेख इस अनुसूची के में है? कूट के माध्यम से सही उत्तर दें। फ्रेंड्स, जो हमारी तीसरी अनुसूची है ये विभिन्न जो संवैधानिक पद हैं उनके जो पदाधिकारी हैं वो जो शपथ लेते हैं उस शपथ का प्रारूप ये जो दिया है अनुसूची 3 में दिया है। तो पूछ रहा है कि किसका प्रारूप इसमें शामिल है? तो संघ के जितने मंत्री हैं वो जो शपथ लेते हैं उस शपथ का प्रारूप आपका अनुसूची 3 में है। फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का भी शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में। भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक इनका भी है। भारत के राष्ट्रपति इनका नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का जो शपथ पत्र का प्रारूप है वो आर्टिकल 60 में आता है, अनुच्छेद 60 में आता है। ये अनुसूची 3 में नहीं आता है। ये आपका पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2, 3, 1, 2, 3 ऑप्शन बी। ये पूछा क्या गया है? मौर्य प्रशासन के संबंध में अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिनमें प्रत्येक तीर्थ का एक अलग विभाग का उत्तरदायित्व संभालना था। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स, मौर्य काल में जो विभाग थे उसके प्रमुख को तीर्थ कहा जाता था। तो ये पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। तो समाहर्ता राजकीय कोषाध्यक्ष, ये आपका गलत है। जो समाहर्ता था वो राजस्व विभाग का, जो उस समय मौर्य काल में जो राजस्व विभाग था उसका जो प्रमुख था विभाग तीर्थ या विभागाध्यक्ष वो समाहर्ता था। और राजकीय कोषाध्यक्ष का जो प्रमुख था वो सन्निधाता था। समाहर्ता किसे कहते थे? राजस्व विभाग के प्रमुख को कहते थे। और सन्निधाता किसको कहते थे? राजकीय कोषाध्यक्ष को। और फिर ये आपका गलत हो जाएगा। पूछा क्या गया कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नीचे का भी ऑप्शन देख लेते हैं। प्रशासता, राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला जो प्रधान अधिकारी था वो प्रशासता था। उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक कौन था? कर्मांतिक था। और दंडपाल कौन था? सेना के सामग्रियों को जुटाने वाला प्रधान अधिकारी था। तो ये यहाँ पे पूछा क्या गया है जो नहीं सुमेलित है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलान वाले क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अक्सर आरओ और पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नौसादर क्या है आपका? नौसादर आपका है अमोनियम क्लोराइड। तो ए का 3, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखा जाए क्योंकि ए का तीसरा केवल बी ऑप्शन में है, लेकिन हम आगे का भी मिलान कर लेते हैं। एक ही मिलान से हमारा आंसर मिल गया, पर आगे का भी मैच कर लेते हैं। नाइट्रोलियम का क्या है? कैल्शियम साइनाइड। चिली साल्ट पीटर क्या है? सोडियम नाइट्रेट। और सोरा क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2025 में केरल का कोझिकोड शहर विश्व
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिकेशन में शामिल हो गया। बिल्कुल सही। इस सूची में शामिल होने वाला यह पहला भारतीय शहर बना। गलत। यह दूसरा शहर बना है। पहला शहर कोच्चि था, केरल का ही था वो भी शहर। पहला शहर कोच्चि था, दूसरा कौन सा था हुआ है, ये कोझिकोड हुआ। तो आपका ये गलत हो गया। केवल सत्य कथन कौन है, ऑप्शन ए, केवल एक। ये आपका मिलान वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। रैले आयोग, रैले आयोग किस गवर्नर जनरल के काल में बनाया गया था, ये आपका बनाया था लॉर्ड कर्जन के काल में। सैडलर आयोग, सैडलर आयोग जो था ये बनाया गया था आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। इंच कैब, इंच कैब बनाया था लॉर्ड रीडिंग के काल में। और लिंडसे आयोग लॉर्ड इरविन के काल में। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए का 1, 2, बी का 4, बी का 4 और इंच कैप सी का ये। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो रैले आयोग था ये आपका 1902-3 में बनाया गया था। ये पुलिस सुधार से संबंधित था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जो रैले आयोग था ये पुलिस सुधार से संबंधित था। और जो सैडलर आयोग था ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1917 में बनाया था। इसका उद्देश्य था जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी वहाँ, कलकत्ता जो विश्वविद्यालय था उसमें सुधार से संबंधित था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलान वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखने हेतु उसके विशिष्ट निकेत की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। किसी भी जीव की कार्यात्मक भूमिका अपने निकेत में ही संपन्न होती है। एकदम सही। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण इसका विचलन तथा प्रकीर्णन सबसे कम होता है। गलत दे दिया है। फ्रेंड जब प्रिज्म से कोई प्रकाश गुजरती है तो सबसे अधिक विचलन जो बैंगनी रंग के किरण का होता है और सबसे कम होता है लाल रंग के किरण का होता है। क्यों? और जिस बैंगनी रंग का जो विचलन है ये प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ये आपका होता है सबसे अधिक होता है क्योंकि इसका जो तरंगदैर्घ्य है ये सबसे कम होता है और लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है आपका जो बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, ये गलत दे दिया है। जबकि लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है होने के कारण इसका विचलन तथा प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये गलत दे दिया है। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, गलत, ये सबसे अधिक होती है। जो लाल रंग की प्रकाश होती है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है के कारण इसका विचलन तथा प्रकीर्णन अधिक होता है। गलत, के कारण इसका विचलन कम होता है देखा जाए तो। फ्रेंड्स ये जो हमारा प्रिज्म है, प्रिज्म से गुजरता है, प्रिज्म से प्रकाश गुजरती है तो लाल रंग का जो किरण होता है इसका विचलन कम होता है और जो बैंगनी रंग की किरण होता है इसका विचलन अधिक होता है। तो देखा जाए तो इसका लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है जिसके कारण इसका विचलन कम होता है। तो यहाँ पे दे दिया तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो फिर फ्रेंड्स हम लोग को मालूम है कि हमारा प्रकाश नीला क्यों दिखता है। नीला दिखता है क्योंकि जो बैंगनी रंग है, नीला रंग है, इसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होने की वजह से हमारा जो आकाश होता है वो लाल होता है। और सिग्नल पे रेड लाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है और तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण उसका प्रकीर्णन कम होता है, वो एक ही इकट्ठा रहता है और वो प्रकाश दूर तक दिखाई देती है। तो इस तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण जो बैंगनी रंग है इसका प्रकीर्णन अधिक होता है और तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो कम होता है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया है वो जस्ट अपोजिट दे दिया है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 9(1) और 9(2), ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का पूर्व से पश्चिम का क्रम, पूर्व से पश्चिम का क्रम। तो ये महाराजगंज का, ये जो यूपी और बिहार का बॉर्डर है, तो सबसे पहले कॉर्नर में कौन सा आता है, महाराजगंज आता है। उसके बाद क्या आता है, सिद्धार्थ, ये महाराजगंज आएगा, फिर सिद्धार्थ नगर आएगा, फिर बलरामपुर आएगा, फिर श्रावस्ती आएगा, फिर बहराइच आएगा, फिर लखीमपुर खीरी आएगा और लास्ट में पीलीभीत आएगा। तो आपका दिया सबसे पहले पूर्व में कौन सा, महाराजगंज, फिर सिद्धार्थनगर, फिर श्रावस्ती, फिर पीलीभीत, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। भ्रूण के अंगों की परिपक्वता का स्तर गर्भाधारण के अंत तक पूर्ण होता है। बिल्कुल, जो गर्भाधारण का अंत समय 9वें महीने तक अंगों की परिपक्वता होती है भ्रूण के। तो फिर ये तो सही है, भ्रूण के अंगों की संरचना गर्भाधारण के चौथे तिमाही में ही कार्यशील होती है। फ्रेंड्स गलत, ये चौथे तिमाही में नहीं, दूसरे तिमाही यानी 6वें महीने से शुरू हो जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन केवल कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए केवल एक सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मिलान वाला क्वेश्चन है। बुक, यहाँ पुस्तक का नाम दिया, उसके राइटर कौन है ये बताना है। मदर मैरी कम्स टू मी, ये अरुंधति रॉय की बुक है। ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, ये जैसिंडा अर्डन की बुक है। हार्ट लैम्प बानू मुस्ताक, तो सबको मालूम है, जो बुकर प्राइज मिला था। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, ये बिल गेट्स की बुक है। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ए का 2, बी का 4 और सी का 1, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय संकुलों नगरों की संख्या 9 है। बिल्कुल सही। फ्रेंड्स हमें मालूम है 2011 की जनगणना में जो 40 लाख से अधिक के नगर हैं उनकी संख्या 9 है, लेकिन जब 2001 की जनगणना हुई थी तो इनकी संख्या 7 थी। यानी 2001 से 2011 के बीच में जो 40 लाख से अधिक वाले नगर हैं वो 2 और जुड़ गए, 7 से बढ़कर 9 हो गया। इन 9 महानगरों में देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 21.8% भाग निवास करता है। गलत, ये आपका 23% भाग निवास करता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, केवल एक, ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका कथन कारण वाला क्वेश्चन है, कथन पढ़ लेते हैं। उपकला उतक छत उतकों पर शीघ्रता पूर्वक पुनरुत्पादित होकर घावों को भरने में सहायता करती है। बिल्कुल सही। जो उपकला एपिथेलियम जो टिश्यूज होते हैं ये हमारे स्किन के नीचे पाए जाती हैं। जो ओपन गुहा, ओपन अंग होते हैं, जैसे हमारे मुंह हुए, आहार नाल हुआ, इन सबों में जो होता है ये एपिथेलियम टिश्यूज पाए जाते हैं और ये घाव को बहुत जल्दी भरते हैं। उपकला कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता के कारण पुनरुत्पादन की बहुत क्षमता पाई जाती है। बिल्कुल सही। ये पुनरुत्पादन यानी रीजनरेशन की क्षमता ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, हमारे घाव को जल्दी भर देते हैं। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता, ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न धातु को उनकी क्रियाशीलता के क्रम में अधिक से कम व्यवस्थित कीजिए। सबसे अधिक पूछा गया, सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद सबसे अधिक क्रियाशील आपका पोटेशियम है, ये पहले नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है सोडियम, फिर आता है आपका कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम। तो पहले कौन सा हो जाएगा, एक तीसरा हो जाएगा, फिर 2 आपका चौथा हो जाएगा, फिर 3 कौन सा जो दूसरा, ऑप्शन ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध हुए निम्न विद्रोहों को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड जो खासी विद्रोह हुआ था ये आपका हुआ था 1828 में। ये खासी विद्रोह का हुआ था मेघालय में हुआ था। खासी एक जनजातियां हैं जो मेघालय में रहती हैं। फिर चुआर विद्रोह का हुआ था, ये आपका 1766 में हुआ था। और जो रंपा विद्रोह है, रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1879 में। और कोल विद्रोह कब हुआ था, ये आपका 1829 में हुआ था, फिर 1844 में भी हुआ था। तो पहले आपका कौन आ जाएगा,
चुआर विद्रोह 1766, ये आपका दूसरा कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर देखते हैं उसके बाद कौन सा आएगा आपका खासी विद्रोह, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। फिर तीसरा पे कौन आएगा आपका कोल विद्रोह 1829 और 1844, 2 बार हुआ था। तो ये आपका तीसरे पे आ जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स, वन्य जीव विहार या पक्षी विहार यहाँ दिया और राज्य दिया है। कारीकिली, ये कहा है तमिलनाडु। फ्रेंड्स, कारीकिली, चिनार, ये लोग, ये जो वन्य जीव विहार इतने फेमस नहीं है, लेकिन ये हमें ये सुना नाम नहीं लग रहा है, लेकिन हमें ये छोड़ना नहीं है, आगे पढ़ना है, क्योंकि अक्सर जो फेमस वन्य जीव विहार या फेमस कोई भी चीज होती है उसी में मिस्टेक दिया होता है। तो कारीकिली जो होती है तमिलनाडु में है, चिनार क्या है केरल में, सत्यमंगलम तमिलनाडु में, पापीकोंडा सबको मालूम है, पापीकोंडा आपका आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश में यहाँ ना देके केरल दे दिया, तो ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा। तो पूछा कौन सा है, गलत कौन सा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में हम लोग को नहीं मालूम था, लेकिन यहाँ पे आपको अपना धैर्य नहीं खोना, आगे पढ़ना है, क्योंकि अक्सर नहीं, जो गलती वाली वो चीज होते हैं वो आपके फेमस चीज में होती है जो सबको पता है। तो जल्दीबाजी में ऑप्शन को, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन का निधन हो गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, बिल्कुल सही। वे योजना आयोग के सदस्य रह चुके हैं, ये भी सही है। तो सत्य कथन कौन सा है, एक और दो, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, गंगा एक्सप्रेसवे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन का चयन कीजिए। यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, बिल्कुल सही। यह 594 किलोमीटर का एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मतलब है कि इसके पहले यहाँ पे कोई इसका निर्माण कार्य नहीं था, ये नहीं कि पहले को कोई संरचना थी उसमें सुधार करके या फिर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके नया बनाया गया, नहीं, शुरुआत से इसकी शुरू की जा रही है एकदम जीरो से। तो ये ग्रीनफील्ड संरचना है और 594 किलोमीटर की है। ये आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होकर आपके प्रयागराज तक जाता है। तो ये आपका सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, बिल्कुल सही। यह उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से होकर गुजरता है, गलत। यह उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरता है। इसकी सबसे अधिक लंबाई बदायूं जिले में पड़ेगी, बिल्कुल सही। इस एक्सप्रेसवे पर 5 औद्योगिक कॉरिडोर बनाए गए हैं, बिल्कुल सही। तो पूछा क्या है, कौन सही कथन का चयन करें, तो आपका 1, 3, 4 हो जाएगा। 1, 3, 4 ऑप्शन डी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। फ्रेंड्स, गोमती नदी, ये इसकी लंबाई, आपकी गोमती नदी की लंबाई पड़ेगी आपकी गोमती नदी का ये 940 किलोमीटर है। राप्ती नदी आपकी ये 600 आपका 40 पड़ेगा। राम गंगा नदी है आपका ये 690 पड़ेगा। और जो घाघरा नदी है ये 1080 किलोमीटर की है। तो अब देख लीजिए सबसे लंबी नदी कौन सी है, घाघरा है। 1080 किलोमीटर है। सबसे लंबी घाघरा कहाँ आएगी, घाघरा सबसे लंबी। उसके बाद कौन से आएगा, गोमती नदी जो 940 किलोमीटर है। तो ये आपका गोमती नदी हो जाएगा। फिर कौन सा आएगा इसके बाद, 690 राम गंगा नदी तीसरे पे, और राप्ती 640, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, नहीं पर ध्यान देना है। अल्बामा जो औद्योगिक प्रदेश है यूएसए में, बिल्कुल सही। रूर जर्मनी में। फ्रेंड्स, रूर जर्मनी का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ज्यादा कोयले का उत्पादन किया जाता है, और भारत में भी जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ पे भी कोयले का उत्पादन ज्यादा किया जाता है। इसलिए जो भारत का जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर के एरिया को भारत का रूर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये कोयले के लिए फेमस है। तो ये आपका जर्मनी में पाया जाता है। कैंटन कहाँ है, जापान में, जापान में गलत। ये आपका कैंटन चाइना में है, तो ये आपका गलत होगा। ट्रांसवाल कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है, जहाँ हीरे पाए जाते हैं। तो ये आपका कौन सा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन सी सही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की मुख्य इकाइयां हैं, बिल्कुल सही। जो हमारी तंत्रिका तंत्र है उसका जो प्रमुख इकाई है वो न्यूरॉन्स है। किडनी शरीर में विषैले पदार्थों को हटाने में मदद करती है, बिल्कुल सही। रक्त का पीएच लगभग 6.4 होता है, गलत। रक्त का जो पीएच वैल्यू है 7.4 होता है, तो ये गलत हो गया। पूछा क्या गया है, उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, तो एक और दो, दो कथन सही है, केवल दो, ऑप्शन बी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत प्रथम श्रेणी के संकुलों में निवास करता है। प्रथम श्रेणी के संकुल कौन होते हैं, जो जिनकी जनसंख्या जो प्रथम श्रेणी के संकुल कौन से हैं, जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक होती है। ऐसे नगर जिनकी संख्या 1 लाख से अधिक होती है वो कहलाते हैं आपके प्रथम श्रेणी के नगर या संकुल। तो नगरीय संकुल, ये प्रथम श्रेणी के नगरीय संकुलों में देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है, 70.2%, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2025 में भारत के 3 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। त्रिपुरा, इसको भी पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया गया। मिजोरम को भी किया गया, लद्दाख को किया गया है और गोवा को किया गया है। जो मेघालय और दिल्ली है ये पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य नहीं है। फ्रेंड्स, जो अभी आरओ का फाइनल रिजल्ट आया था, जिसका मीन्स मैंने भी दिया था, तो उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि जैसे त्रिपुरा मिजोरम है, इनको पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है। इसको किस योजना के तहत, किस स्कीम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया, तो उस कार्यक्रम का नाम था उल्लास। तो ये पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया उल्लास कार्यक्रम के तहत। ये आरओ मेंस में पूछा गया था। तो आपका यहाँ पे कौन सा सम्मिलित नहीं है, मेघालय और दिल्ली, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाबर से संबंधित नहीं है। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाना। फ्रेंड, जो बाबर था वो शाहरुख नाम से चांदी का सिक्का चलाया था। तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह दीवान का संकलन किया, बिल्कुल सही। फ्रेंड्स, मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी, लेकिन जो बाबर था उसने अपना जो आत्मकथा है बाबरनामा वो भी तुर्की में लिखा है, और जो उसका एक काव्य संग्रह दीवान है वो भी तुर्की में ही लिखा है। तो ये आपका ऑप्शन ये भी सही है। मच्छीवाड़ा का युद्ध, फ्रेंड्स ये गलत है। जो मच्छीवाड़ा का युद्ध कितने 1555 में हुआ था, 55-56 में हुआ था। ये मच्छीवाड़ा का युद्ध अफगानों और हुमायूं के बीच में हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। बाबर ने नहीं लड़ा था ये। कलंदर की उपाधि धारण करना, बाबर ने कलंदर की भी उपाधि धारण की। तो पूछा कौन सा गया, कौन सा सही नहीं है, कौन संबंधित नहीं है, तो मच्छीवाड़ा का युद्ध, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, निम्नलिखित में से बेमेल युग्म का चयन कीजिए। बेमेल युग्म मतलब जो गलत है। पीनियल ग्रंथि, इससे मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, बिल्कुल सही। थायराइड ग्रंथ से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। अग्नाशय से गैलानिन नहीं बल्कि इंसुलिन निकलता है। जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है, जो ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, डायबिटीज होने नहीं देता है, वो आपका अग्नाशय ग्रंथ से निकलता है। और जनन ग्रंथ से प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। तो आपका पूछा का कौन सा बेमेल है, तो ऑप्शन सी, केवल सी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सेवाओं पर कर का प्रावधान, ये 28वां संविधान संशोधन से हुआ था, बिल्कुल सही। कौन सा सही सुमेलित है, ये तो सही है। और भी देख लेते हैं। अनुसूचित जाति आयोग का गठन, अनुसूचित जाति आयोग का गठन ये 89 संविधान संशोधन था, उसके माध्यम से इसका गठन किया गया था, तो ये तो गलत हो जाएगा। मेघालय राज्य की स्थापना, ये 22वां संविधान संशोधन के माध्यम से मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी। और नगर निगम नगर पालिका का स्थापना आपको फ्रेंड्स मालूम है 74वें संविधान संशोधन के थ्रू किया गया था। यहाँ 73वां दे दिया है, 73वां पंचायत से संबंधित था, तो ये सारे गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2025 में द स्वीडिश एकेडमी द्वारा वर्ष 2025 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस वर्ष यह पुरस्कार लास्जोलो क्रास्जनाई होरकाई को प्रदान किया गया, बिल्कुल सही। वह जर्मनी के निवासी हैं, गलत।
हंगरी के निवासी हैं ये। तो आपका कौन सा कथन सही है? केवल एक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन व निक्षेप से बनी परतदार चट्टान है। फ्रेंड बिल्कुल सही। जो हमारी पृथ्वी का संरचना वो उस टाइम जो पहले क्रम की जो चट्टान बनी थी वो आर्कियन थी, और आर्कियन चट्टानों के जो अपर्दन और निक्षेप से जो परतदार चट्टान बनी वो धारवाड़ क्रम की चट्टान है जो भारत में पाई जाती है। इस चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते हैं, बिल्कुल सही। फ्रेंड्स हम लोग को मालूम है जो परतदार चट्टान होती है उसमें जीवाश्म मिलते हैं और जो आग्नेय शैल होती है उसमें नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो ये धारवाड़ क्रम की चट्टान है ये भले ही एक तरह से परतदार चट्टान है लेकिन इसमें क्या करते हैं, जीवाश्म नहीं मिलते हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। फिर उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सैडल पीक। सैडल पीक जो शिखर है ये आपका उत्तरी अंडमान में है, और जो माउंट हैरियट है ये मध्य अंडमान में नहीं है। जो माउंट हैरियट है ये दक्षिणी अंडमान में है। अब माउंट कोयोब ये भी आपका दक्षिणी अंडमान में ही है, और माउंट थोलियर आपका ये ग्रेट निकोबार में है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? माउंट हैरियट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से उन नदियों का चयन कीजिए जिनका मुहाना प्रशांत महासागर में। कोलंबिया नदी ये भी प्रशांत महासागर में गिरती है। सैक्रामेंटो नदी ये भी आपका प्रशांत महासागर में गिरती है। सेंट जोक्विन नदी ये भी प्रशांत महासागर में मिलती है। कोलोराडो नदी फ्रेंड्स ये सबको मालूम है कि ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में भी गिरती है जो पक्षीपात तरह का डेल्टा बनाती है। तो ये आपका पक्षीपात प्रकार की डेल्टा मिसिसिपी और मिसौरी नदी बनाती है पक्षीपात डेल्टा, और जो कोलोराडो नदी है ये आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। तो ये आपका प्रशांत महासागर में नहीं गिरती है। तो आपका कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा? एक दो तीन ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भेदिया कारोबार। भेदिया कारोबार को इंग्लिश में बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। आपने सुना ही होगा इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है, जो सेबी है, सेबी जो प्रतिभूत बाजार है उसके अंदर कोई व्यक्ति है जो ऐसी जानकारी जानता है जो अभी पब्लिक नहीं हुई है, अभी जनता को नहीं मालूम है, लेकिन वो अंदर की जानकारी जानता है और उसके आधार पे ट्रेडिंग करने लगता है और फायदा कमाता है। तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ये क्या है? प्रतिभूति के संबंध में महत्वपूर्ण गैर सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति की खरीद और बिक्री। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की दर लगभग 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अधिकतम होती है, बिल्कुल सही। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन और जल का उपचयन होता है, गलत, उल्टा दे दिया। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? उपचयन, यानी उपचयन न होकर अपचयन होता है, इसका रिडक्शन। रिडक्शन मतलब अपचयन, इंग्लिश में रिडक्शन बोलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और जल का उपचयन होता है यानी ऑक्सीडेशन होता है। तो ये उल्टा दे दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2025 में प्रदान किए गए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार करें। पहला, खाद्य एवं शांति के लिए यह पुरस्कार डॉक्टर एडेनल ले को प्रदान किया, बिल्कुल सही। इन्हें नाइजीरिया में भुखमरी से लड़ने के प्रयासों के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया, बिल्कुल सही। तो सत्य कथन कौन सा है? एक और दो, ऑप्शन सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सही। फ्रेंड जो 1919 का अधिनियम था उसमें राज्य में द्वैध शासन प्रणाली का जो प्रारंभ किया गया, लेकिन जो 1935 का शासन था उसमें जो केंद्र सरकार थी वहां पे द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया।
द्वैध शासन प्रणाली क्या है, जितने भी विषय थे उसको दो भागों में बांट दिया गया। एक आरक्षित, जिसपे जो गवर्नर जनरल था वो नियम बनाता था, और एक आता हस्तांतरित, जो क्या किया गया था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को दे दिया गया था। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या करती थी, हस्तांतरित विषय पे नियम बनाती थी। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी थी। और जो गवर्नर था, जो आरक्षित विषय पे कानून बनाता था, वो एक तरह से देखा जाए तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं था। तो यहाँ पे द्वैध शासन प्रणाली चलाई गई केंद्र में। फिर ये सही है। इसके द्वारा 11 राज्यों में से 15 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की गई। गलत, ये 6 राज्यों में की गई थी। 6 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम द्वारा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई है। बिल्कुल सही। इसके द्वारा रेलवे के प्रशासन के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया, ये भी सही। तो आपका गलत कौन सा है, बी, क्योंकि ये 6 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था, एक दो सदन, एक लोकसभा राज्यसभा जैसे इस समय है, उस समय भी दो सदनी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया 6 राज्यों में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन कारण वाले क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा इसको, विंध्याचल पर्वत से निकलकर कुछ नदियां उत्तर की ओर बहती हुई यमुना और गंगा मिल जाती हैं। बिल्कुल सही। जैसे आपकी जो चंबल नदी है, ये मध्य प्रदेश के महू से निकलती है और जाके इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। तो ये भी आपका क्या निकलती है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। जैसे देखा जाए तो आपकी केन नदी, ये भी कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है। इसका मतलब विंध्याचल पर्वत से बहुत सारी नदियां निकलती हैं और गंगा यमुना में मिल जाती हैं। तो ये आपका सही है। यह नदियां भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं। जो फ्रेंड, जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत का जो उत्तरी भाग है, इसका ढलान ये उत्तर की ओर है। और इसके नीचे के जो एरिया है, इसका ढलान विंध्याचल पर्वत के बाद जो सतपुड़ा नदी, जो सतपुड़ा पर्वत है, उसके बाद का जो प्रायद्वीपीय भारत है, उसका ढलान इधर पूर्व की ओर है। लेकिन जो उत्तर भारत का प्रायद्वीप है, यहाँ का जो ढलान है उत्तर की ओर है। तो यहाँ से विंध्याचल पर्वत से जितनी नदियां निकलती हैं, ये क्या करती हैं, गंगा यमुना में मिल जाती हैं। लेकिन ये भ्रंश घाटी से नहीं बहती हैं। इसमें दिया नदियां भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं, बिल्कुल गलत है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही है, परंतु आर गलत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास है। बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के सामाजिक तथा शैक्षणिक सुधार, औद्योगिक प्रसार, एक जाति की नैतिक उन्नति इत्यादि की बात सोचना मूर्खता की चरम सीमा है। इसको किसने कहा था, इसको कहा था अरविंद घोष ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज क के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विचारों के प्रचार के स्वतंत्रता शामिल है, विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता शामिल है। तो ये कहा था आपका रोमेश थापर केस में। रोमेश थापर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत क्लॉज 1 सब क्लॉज क के तहत जो हमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, उसके अंतर्गत हमारे विचारों का जो प्रचार करने की अधिकार है, विचारों को प्रचार या प्रसार करने का जो अधिकार है, ये भी शामिल है। ये कहा था रोमेश थापर केस 1950 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके कथन कारण वाले क्वेश्चन हैं, ये देख लेते हैं। वायु की उपस्थिति में भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले जबकि हल्की वस्तु पृथ्वी पर बाद में गिरती है। बिल्कुल सही। अगर यही निर्वात होता तो जो निर्वात होता तो ये दोनों वस्तु चाहे भारी हो चाहे हल्की हो, दोनों एक साथ गिरती। लेकिन जब ये हम वायु की उपस्थिति दे दिया है, तो जो भारी वस्तु है पहले गिरेगी और हल्की वस्तु बाद में गिरेगी, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वायु की उपस्थिति में उत्प्लावन प्रभाव और श्यान कर्षण के कारण वस्तु का त्वरण भिन्न भिन्न हो जाता है। जब ये निर्वात होता तो त्वरण एक समान होता, तो एक समान स्थिति से गिर जाती। लेकिन जब वायु उपस्थित है तो वहां पे उत्प्लावन बल और श्यान घर्षण बल होगा, जिसके कारण जो त्वरण है वो अलग अलग होगा, और अलग अलग त्वरण होने के कारण वस्तुएं अलग अलग टाइम पे गिरेंगी।
तो ये उसका सही व्याख्या भी करता है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए आर तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवंबर 2025 में यूनेस्को ने प्राकृतिक विश्व धरोहरों की नवीनतम वैश्विक समीक्षा में भारत के कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को अच्छा दर्जा दिया है। बिल्कुल सही। कंचनजंगा भारत का पहला मिश्रित यूनेस्को धरोहर शामिल है। बिल्कुल सही। मिश्रित मतलब ये जो कंचनजंगा है एक तरह से कल्चरल साइट भी है और नेचुरल साइट भी है, इसलिए कल्चरल भी हो गया, नेचुरल साइट दोनों है, इसलिए इसको मिश्रित रूप दिया गया। मिश्रित यूनेस्को धरोहर है। तो सत्य कथन कौन है? ए और दोनों सही, ऑप्शन सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ फ्रेंड्स मिलान वाले कथन कारण वाले क्वेश्चन है। श्रीमती एनी बेसेंट ने भारत को स्वराज देने का समर्थन किया और होम रूल लीग आंदोलन चलाया। बिल्कुल सही। इसका कारण क्या है? इसके पीछे उनका उद्देश्य आंग्ल भारतीय संबंधों को मजबूत करना था। बिल्कुल सही। तो उनका ये कारण उद्देश्य था कि आंग्ल भारतीय जो रिलेशन है वो मजबूत बने, तो इसका जो कारण है वो भी सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1926 ईस्वी में भगत सिंह, छबील दास और यशपाल आदि नवयुवकों ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है कि 1926 में जो नौजवान सभा गठित की गई थी उसके सदस्य कौन कौन थे? तो भगत सिंह, छबील दास और यशपाल। तो ये आपका ऑप्शन ए सही है। इसका उद्देश्य सारे भारत में संपूर्ण स्वतंत्र मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना करना था। बिल्कुल सही। दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और दोनों। भारत में पाई जाने वाली लाल मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह देश की द्वितीय विशालतम मिट्टी वर्ग। बिल्कुल सही। पहले नंबर पे आता है आपका जलोढ़ मृदा। सबसे बड़ी मृदा क्षेत्र कौन सा है? जलोढ़ मृदा। उसके बाद लाल मिट्टी का क्षेत्र आता है, उसके बाद काली मिट्टी का क्षेत्र आता है। तो पहले नंबर पे जलोढ़ मृदा, दूसरे नंबर पे लाल मिट्टी और तीसरे पे काली। तो यहाँ पे द्वितीय विशालतम मिट्टी है। बिल्कुल सही, लाल मृदा। तमिलनाडु प्रदेश में इसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, ये भी सही है। यह मिट्टी स्वभाव में क्षारीय प्रकृति होती है। गलत। ये आपकी अम्लीय प्रकृति की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसका लाल रंग होने लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। बिल्कुल सही। तो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी, क्योंकि जो लाल मिट्टी का स्वभाव होता है वो अम्लीय होता है, न कि क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा ब्लर हो गया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंबोडिया की सीमा थाईलैंड, लाओस और वियतनाम के देश के साथ लगी हुई है। बिल्कुल सही। कंबोडिया की राजधानी नामपेन मेकांग नदी तथा टोनले सैप नदी के संगम पर स्थित है। बिल्कुल सही। तो कौन सा कथन सही है? ए और दोनों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा प्रोजेक्ट कुशा की शुरुआत की गई। इसका संबंध है अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली से। यही सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। मार्च 2025 में जारी देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। बिल्कुल सही। इस गणना में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन 2,397 दर्ज की गई है। बिल्कुल सही। सबसे अधिक डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में भी है। तो आपका दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए और दोनों कथन सत्य हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2025 में देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज अमरावती में स्थापित करने की घोषणा की गई। बिल्कुल सही। वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया है। बिल्कुल सही। तो सत्य कथन कौन है? ए और दोनों सही, ऑप्शन सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पे ध्यान देना है। सुलहकुल आगरा में मनाया जाता है, यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक महोत्सव है। काम्पिल्य महोत्सव ये आपका मनाया जाता है फर्रुखाबाद में। सरधना महोत्सव ये भी मेरठ में। कजली ये आपका चित्रकूट में नहीं, महोबा में मनाया जाता है। तो ये आपका
ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 104वां संविधान, ये आपका 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण 10 वर्ष की अवधि के लिए यानी 2030 तक बढ़ा दिया गया। बिल्कुल सही। 104वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा जो लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो सीट आरक्षित होती है, उस आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है। बिल्कुल सही है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में नामांकन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का विशेष प्रतिनिधित्व भी बढ़ा दिया गया। गलत। 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को आरक्षण दिया जाता था, वो समाप्त कर दिया गया है, न कि बढ़ाया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा कथन सही है? केवल एक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन कारण वाले क्वेश्चन है आपका। अनाज से लदा ट्रक संतुलित रहता है, परंतु भूसे से भरा ट्रक जल्दी असंतुलित हो जाता है। बिल्कुल सही। जो अनाज भारी होता है, तो ट्रक में अगर अनाज लदा होता है तो भारी होता है, तो उसके जो क्या करते हैं, गुरुत्व केंद्र होता है वो आधार तल के नजदीक हो जाता है, तो वो संतुलित रहता है। और जो भूसा होता है हल्का होता है, हल्का होने के कारण जो उसका गुरुत्व केंद्र होता है वो आधार तल से ऊपर होता है, जिसके कारण वो असंतुलित हो जाता है। भूसे से भरे ट्रक का गुरुत्व केंद्र अनाज से भरे ट्रक के गुरुत्व केंद्र की अपेक्षा आधार के पास होता है। गलत। ये भूसे से जो भरा ट्रक होता है वो अनाज से भरे ट्रक की अपेक्षा आधार तल से ऊपर होता है, इसलिए तो असंतुलित हो जाता है। तो यहाँ उल्टा दे दिया, गलत दे दिया है। तो आपका ए सही है, परंतु आर गलत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से जनांकिकीय लाभ से के अंतर्गत सम्मिलित तत्व है? जनांकिकीय लाभ क्या होता है फ्रेंड? जो युवा पीढ़ी होती है, युवा पीढ़ी ज्यादा कार्यशील होती है, ज्यादा कार्य करती है और ज्यादा उत्पादन करती है, ज्यादा डिमांड करती है तो ज्यादा उत्पादन भी होता है। तो जनांकिकीय मतलब कि लोगों से इनसे लाभ ज्यादा होता है। तो जनसंख्या ढांचे में बढ़ती युवा तथा कार्यशील आबादी, जो कार्यशील आबादी और युवा हो गए तो हमारे जनांकिकीय लाभ अधिक होगा। बढ़ता आश्रितता अनुपात, आश्रितता अनुपात अगर बढ़ेगा, जैसे आश्रित में कौन आते हैं? बच्चे आते हैं और बूढ़े आते हैं। जब बच्चे और बूढ़ों की संख्या बढ़ेगी तो जनांकिकीय लाभ कहाँ बढ़ेगा? इनके तो ये तो कमाते नहीं है, उनके पे खर्चा करना पड़ता है, तो ये जनांकिकीय लाभ घट जाएगा ना। तो बढ़ता आश्रितता अनुपात ये जनांकिकीय लाभ को कम करता है, न कि बढ़ाता है। घटता आश्रितता अनुपात यानी बच्चे और बूढ़े जो आश्रित होते हैं, इनका अनुपात अगर घट जाएगा तो युवा पीढ़ी ज्यादा रहेगी, तो जनांकिकीय लाभांश जो होगा अधिक होगा, तो ये सही है। उल्टा जनसंख्या पिरामिड, जब जनांकिकीय लाभ की स्थिति होती है तो जो जनसंख्या का पिरामिड होता है वो आपका उल्टा होता है, तो ये भी आपका सही है। तो कौन सा तत्व सम्मिलित है? 1 3 4 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर कथन कारण वाले क्वेश्चन है। मई 2025 में महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में यशोदा एआई अभियान का प्रारंभ किया गया। बिल्कुल सही। इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को एआई सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा में आवश्यक कौशल प्रदान करना है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2025 में प्रारंभ एक्सियोम मिशन 4 के संबंध में लिखित कथनों विचार कीजिए। एक्सियोम मिशन में स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान को फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया। बिल्कुल सही। इस मिशन के साथ शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय बने। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं शुभांशु शुक्ला? उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। तो आपका दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए और दो दोनों सही है। मई 2025 में रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को नया पोप चुना गया। इस संबंध में लिखित कथनों विचार करें। इनका नया नाम पोप लियो 14 है। बिल्कुल सही।
मूल रूप से यूएसए के नागरिक है, बिल्कुल सही। उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले पहले पोप है, ये भी सही है। तो कितने कथन सत्य हैं? तो आपका एक दो तीन तीनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मिलान वाले क्वेश्चन है। तो ये पुस्तक का नाम दिया गया है एक तरफ, और एक तरफ इनके लेखक का नाम दिया गया है। तो आपका कौन सा मिलान है? द वर्ल्ड एज आई सी इट, ये आपका स्टीफन हॉकिंग की बुक है। हाउ टू लिव लॉन्गर एंड फील बेटर, ये आपका बुक है लिनस पॉलिंग की। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ये अल्बर्ट आइंस्टीन के है। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, हम लोग को पता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत ही विद्वान साइंटिस्ट है, सब कुछ के बारे में जानते हैं, तो ऐसे को रिलेट कर सकते हैं कि द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कौन जानता था? अल्बर्ट आइंस्टीन। इंडोमिटेबल स्पिरिट, ये आपका बुक है एपीजे अब्दुल कलाम का। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए का दो, बी का फोर्थ, सी का थर्ड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों विचार करें। सीमांत स्थायी सुविधा दर, मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन, खुले बाजार की क्रियाएं, साख की राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्यवाही एवं नैतिक दबाव। उपयुक्त में से कौन सा साख नियंत्रण के गुणात्मक प्रकार के अंतर्गत आते हैं? फ्रेंड्स, जो आरबीआई होती है वो बैंकों पे दो तरह का क्या करती है? नियंत्रण रखती है, एक गुणात्मक, एक मात्रात्मक। गुणात्मक में ये कौन से आते हैं? गुणात्मक में आ जाएगा आपका मार्जिनल आवश्यकता में परिवर्तन और साख की राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्रवाई एवं नैतिक दबाव, ये आपके गुणात्मक में आ जाएंगे। और मात्रात्मक में क्या आता है? अस्थाई सीमांत अस्थाई सुविधा, खुले बाजार की क्रियाएं, ये आपके मात्रात्मक में आते हैं। तो ये आपका कौन सा पूछा क्या गया है? गुणात्मक में। गुणात्मक में कौन आएंगे? 2, 4 और 5, 2, 4 और 5, 2, 4 और 5, बी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्रम 3201, इस संबंध में लिखित कथन विचार करिए। भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट चिप है, बिल्कुल सही। इसको डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया, बिल्कुल गलत। इसको विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और जो है ये सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी द्वारा बनाया गया है, न कि डीआरडीओ द्वारा। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसे इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा तैयार किया गया, बिल्कुल सही। सिंगापुर को एशिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया, ये भी सही है। 2025 में इस सूचकांक में भारत 115वें स्थान पर रहा, ये भी सही है। तो आपका तीनों कथन सत्य है, तो 1, 2, 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके लिए कौन सा बेमेल है, सुमेलित नहीं है? एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का तो तियानजिंग में, चीन में, बिल्कुल सही। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन क्या होता है? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में, ये भी सही। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का हुआ था हेग के नीदरलैंड में। और G7 शिखर सम्मेलन 2025 का हुआ था म्यूनिक, जर्मनी, ये गलत, म्यूनिक में नहीं, नानास्किस में हुआ था। ये आपका कहाँ है? कनाडा में। नानास्किस कनाडा में हुआ था, ये आपका गलत है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका क्या पूछा गया है, जनवरी 2025 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित पद्म विभूषण पुरस्कारों में निम्नलिखित में किनको मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? दुव्वुवर नागेश्वर रेड्डी, ये मरणोपरांत नहीं दिए गए हैं। एमटी वासुदेवन नायर, ये मरणोपरांत इनको दिया गया है। ओसामू सुजुकी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। शारदा सिन्हा, जो बिहार की प्रमुख लोकगीत गायिका हैं, इनको भी दिया गया है। तो मरणोपरांत जो पद्म विभूषण है वो आपको दिए गए हैं 2, 3, 4, 2, 3, 4, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी तरह का क्वेश्चन आरओ मेंस में भी पूछा गया था अभी, जिसमें ये पूछा गया था कि पद्म विभूषण न पूछ के पूछा गया था पद्मश्री, पद्मश्री किस व्यक्ति को मरणोपरांत दिया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैविक साम्यता स्थापित होती है उत्पादक और अपघटक के द्वारा, गलत। उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा, भी गलत। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा तीनों जब सम्मिलित होते हैं तब जैविक साम्यता होती है।
क्योंकि उत्पादक होते हैं, उत्पादन करते हैं, उपभोक्ता इसको खत्म करते हैं, खाते हैं, और इनको जो अपघटक होते हैं वो एक तरह डिकम्पोज करते हैं, समाप्त करते हैं। तो ये तीनों मिलकर जैविक साम्यता स्थापित करते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी भारत में हरित क्रांति के पर्याप्त प्रसार न होने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? फ्रेंड्स, हम लोग को मालूम है कि जो अ, पूर्वी भारत है उधर जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इधर जो हरित क्रांति है उसका प्रसार नहीं हुआ, जबकि पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसमें हरित क्रांति का ज्यादा प्रसार हुआ। तो पूर्वी भारत में क्यों प्रसार नहीं, उसका क्या एक कारण नहीं था? जोत का छोटा आकार था, तो जो मशीनरी थी उसका उसको ज्यादा अप्लाई नहीं कर पाया गया, ये भी एक कारण था। पूंजी का अभाव, पूंजी भी नहीं था। सिंचाई व्यवस्था का अपूर्ण विकास, फ्रेंड्स हम लोग को मालूम है ज्यादातर नहरें पश्चिमी भारत में ही विकसित की गई थी, तो ये भी उसका एक कारण था। संरचनात्मक तथा संस्थागत विकास, ये गलत। संरचनात्मक विकास मतलब संरचनात्मक में क्या आता है, जैसे हाइब्रिड बीज हो गए, सिंचाई की सुविधा हो गई, तो ये जो होते हैं केमिकल जो उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर्स थे, ये संरचनात्मक सुधार में आते हैं। और संस्थागत सुधार में आते हैं, जैसे भूमि सुधार हुआ, और चकबंदी हुआ, लैंड होल्डिंग हुआ, ये जो हुआ संस्थागत सुधार में आते हैं। तो संरचनात्मक और संस्थागत ये विकास कहाँ हुआ था? तो न भूमि सुधार सही हुआ था, न चकबंदी का सही सुधार हुआ था, न हाइब्रिड बीज मिली थी, न सिंचाई की अच्छी सुविधा थी। तो संरचनात्मक और संस्थागत जो विकास था ये पूर्वी यूपी में हुआ नहीं था, और जबकि दे दिया था विकास। विकास नहीं, विकास का अभाव होना चाहिए था यहाँ पे ऑप्शन में, तब सही होता है ये। तो ये आपका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ये दोनों जो संरचनात्मक और संस्थागत विकास थे ये पूर्वी भारत में नहीं हुए थे। फिर धारणीय विकास के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। यह अवधारणा सर्वप्रथम ब्रंटलैंड ने 1987 में प्रस्तुत की, बिल्कुल सही। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आयुसीएन ने अपने रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया, बिल्कुल सही। तो कौन सा कथन सही? असत्य कथन का चयन करना है, तो न तो एक और न ही दो, क्योंकि दोनों कथन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 27 जनवरी 1921 की गई? फ्रेंड्स, यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में जनकर चलकर 1985 में एसबीआई बना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो पूछा गया इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में कौन कौन सम्मिलित हुआ था? तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ अवध, ये नहीं, बैंक ऑफ मद्रास, जो तीनों प्रेसिडेंसी वाले बैंक थे। फ्रेंड्स, हम लोग को मालूम है कि कॉलोनियल एरा में बंगाल, बॉम्बे और मद्रास ये प्रेसिडेंसी एरिया थे, तो प्रेसिडेंसी बैंक जो बने थे तीनों, इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक तीन, एक दो चार, एक दो चार, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पे ध्यान देना है। सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय इंदौर में है। मशरूम अनुसंधान निदेशालय ये सोलन में है। काजू अनुसंधान संस्थान ये सांगली में नहीं, ये कर्नाटका के पुत्तर में है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, कर्नाटका के पुत्तर में है। और मूंगफली अनुसंधान निदेशालय ये आपका जूनागढ़ में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी, काजू संस्थान निदेशालय सांगली में नहीं, उत्तर में है, कर्नाटका के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मिलान वाला क्वेश्चन है। अपराजिता सारंगी समिति एक बनाई गई थी, ये बनाई गई थी आपकी 130वां जो संविधान संशोधन है। 130वां संविधान संशोधन क्या है? जो महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षण देने की बात की गई थी, वो 130वां संविधान में ही निहित था। तो इसकी जो विधेयक की जांच करने की समिति का नाम क्या था? अपराजिता सारंगी समिति। न्यायमूर्ति आशा मेनन, ये जो थी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए गठित की गई थी। डॉक्टर राधाकृष्णन समिति, ये सबको पता है, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के क्रियान्वयन को सुगम बनाना। और न्यायमूर्ति हर्ष कुमार, जो महाकुंभ में हादसा हुआ था उसकी जांच करने के लिए न्यायमूर्ति हर्ष कुमार समिति का गठन किया गया। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए का 4, बी का 1, सी का 2, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका मुख्य कारण क्या था? इजराइल पर अवैध एवं निराधार कार्रवाई करने का आरोप, यही का आरोप लगाया था। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रय शक्ति समता विधि, परचेजिंग पावर पैरिटी विधि, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस विधि का प्रतिपादन जी.आर. कैंसल द्वारा किया गया। बिल्कुल सही। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग 1993 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया गया। ये भी सही। कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित भागों में स्थानांतरित कृषि के नामों को में कौन सा गलत सुमेलित है? तो पूछा गया है जो स्थानांतरित कृषि है भारत के किन क्षेत्रों में उसको किस नाम से जाना जाता है और कौन सा इसमें गलत सुमेलित है? तो झूम कृषि। उत्तर पूर्व भारत में जो स्थानांतरित कृषि है उसको झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। दीपा झारखंड, झारखंड में नहीं बल्कि जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का जो बस्तर एरिया है मुख्यतः यहाँ पे जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको दीपा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका गलत सुमेलित है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पोंडू आपका आंध्र प्रदेश में मतलब स्थानांतरित पोंडू नाम से जानते हैं स्थानांतरित कृषि को आंध्र प्रदेश में, और धावी उड़ीसा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ वृहद ज्वार कब आते हैं? ये आते हैं आपको पूर्णिमा को। फ्रेंड जो दीर्घ और या वृहद ज्वार होते हैं ये आपको अमावस्या पूर्णिमा के दिन आते हैं, जिस दिन चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक सीध में होते हैं, जिसको युति वियुति या सीजगी की स्थिति कहते हैं। सीजगी की स्थिति में ही आपका वृहद ज्वार आते हैं, और वृहद ज्वार जो नॉर्मल ज्वार होते हैं उससे 20% अधिक होते हैं। भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वृहद ज्वार अमावस्या या पूर्णिमा को आएंगे। किस स्थिति में? सीजगी। सीजगी की स्थिति क्या होती है? जब चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, और जो वृहद ज्वार होते हैं वो जो नॉर्मल ज्वार से 20% अधिक होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। आशा एक प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य सहायिका है जो समुदाय तथा स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक सहायिका के रूप में कार्य करती है। बिल्कुल सही। आशा उसी गांव से कोई महिला होती है। भी सही। पूछा क्या गया? असत्य कथन। तो दोनों सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। न ही 1 और न ही 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका है चंबल नदी यमुना से इटावा के पास मिलती है। बिल्कुल सही। शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल के की सीमा निर्धारित करती है। ये भी सही है। सत्य कथन चुने। 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जुलाई 2025 में त्रिनाद और टोबैगो भीम यूपीआई को स्वीकार आधिकारिक रूप से अपनाने वाला कैरेबियन क्षेत्र का पहला देश बना। बिल्कुल सही। यह विश्व को 8वां देश है जिसने भीम यूपीआई को स्वीकार किया है। बिल्कुल सही। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? कथन ए तथा 2 दोनों सत्य हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा यहाँ 150 क्वेश्चन समाप्त होते हैं।